हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकेंड का टॉपिक रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज़ होते हैं मेन, वो भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखो, उन्हें मिस मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो फिर आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, आपका एग्ज़ाम चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों का, जिससे कि आप लोगों का कुछ भी आए एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आप लोग आंसर दे लो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, तो देखते हैं इधर। और हाँ, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि कमिंग फ्राइडे यानी कि 2 जुलाई को मैंने लाइव इंटरेक्शन क्लास रखी है, जो कि होगी हमारी गूगल मीट पे। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, तो अभी सुन लो अच्छे से। गूगल मीट जो एप्लीकेशन होती है उसे आप जो मीट एप्लीकेशन होती है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और 2 को जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग आना, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। जैसे कि मैंने रेप्लिकेशन में थोड़ा बहुत एनिमेटेड अभी आप लोगों को पढ़ाया है, उससे भी अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। और ट्रांसक्रिप्शन आई डोंट थिंक सो कि किसी को ईज़िली मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी को ईज़िली याद हो जाता होगा या किसी को ईज़िली समझ में आता होगा। लेकिन अगर आप लोग वो क्लास ज्वाइन करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको वो टॉपिक अपनी फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैंने उसको डिज़ाइन किया है, इस तरीके से मैंने उस चीज़ को मतलब आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है कि आप लोगों को बहुत ही ईज़िली समझ में आने वाला है। तो उस क्लास को मिस मत करना, नॉट एट एनी कॉस्ट। उस क्लास को ज्वाइन करना प्लीज़, और प्लीज़ आना यार, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपके मन में जो भी क्वेरीज़ हों मेरे से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज़ आप लोग मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? स्टेप्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें देखो होता क्या है। पहला है अच्छा देखो, किसी भी डीएनए को मतलब डीएनए से डीएनए बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जाहिर सी बात है। तो वही स्टेप्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है वेरी वेल, क्योंकि जब मैंने आई थिंक न्यूक्लिक एसिड वाला जब वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि डीएनए किस तरह से बनता है। उसका पूरा एक चार्ट टाइप का मैंने बना के आपको समझाया था। अगर वो नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखो, क्योंकि उससे इजी तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोस, तो उसका नाम होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन, यार देखो, किसी भी डीएनए पे वर्क करने से पहले हमें उसको एक्टिव फॉर्म में लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा तो फिर वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि पहला स्टेप ही होता है इसका, उसको एक्टिव कराओ यार। मतलब कुछ भी करो पर वो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए हमारा एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और सुन लो, ये बेसिक चीज़ है। देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, जो सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियोप्लास्ट। होप सो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड एंड चेंज टू एक्टिव फॉर्म। इनको फॉस्फोराइलेट किया जाता है और एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है। और फॉस्फोराइलेट करने के लिए जो एंजाइम यूज होती है दैट इज फॉस्फोराइलेज। देखो यहाँ पे भी एज आया, एंजाइम कहीं भी लिखी होगी एंजाइम का नाम तो उसमें एज ज़रूर आएगा। तो फॉस्फोराइलेज रिक्वायर्ड विद एनर्जी, मतलब फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होती है उसकी ज़रूरत होती है डीएनए को फॉस्फोराइलेट करने के लिए और उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए।
तो पहला स्टेप तो ये हो गया। पहला क्या है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए को एक्टिवेट करो भाई पहले, बिना एक्टिवेशन के काम नहीं चलने वाला है हमारा। फिर दूसरा है हमारा एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक एनिमेटेड पिक्चर के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि एंजाइम्स का रोल क्या क्या होता है, ठीक है, बहुत इजी वे में समझाया था वो। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या आ गया, हेलिकेज। हेलिकेज मैंने जिप वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, वो जो चेन खींचने वाला जो होता है, ऊपर नीचे करने वाला जैकेट की या फिर जीन्स की जो चेन होती है हमारी, उसमें जो लोहे का मतलब होता है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो मतलब मैंने एनिमेटेड वे में आप लोगों को समझाया था कि ये काम जो जिप में जो ये करता है, यही सेम काम हमारे डीएनए में हेलिकेज करता है, ठीक है। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ डीएनए, यानी कि देखो डीएनए का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा, आप लोगों को पता ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसको हमें ओपन करना है, इसको अनजिप करना है, यानी कि हमको इसको प्लेन स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये खुल गया है ना, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे अब ओपन होने लगा। तो ये जो ओपन हुआ है, पहले ऐसा था वाइंड था, अब उसको अनवाइंड करना है, यानी कि खोलना है, तो अनजिप करना है। जैसे कि जैकेट की चेन जो होती है, देखो इस तरह से कुछ होती है जैकेट की चेन जब बंद होती है, और जब हम इसको खोलते हैं तो कुछ इस तरह से दिखने लगती है, ठीक है। तो हमें अब इस तरह से डीएनए को खोलना है, ठीक है। तो वो काम हमारा कौन करेगा, हेलिकेज करेगा। कौन करेगा ये काम हमारा, हेलिकेज करेगा। हेलिकेज कैसा काम करता है, ये जिप की तरह करता है, उसको खोलने और बंद करने में हेल्प करता है, बंद करने में नहीं बट इस खोलने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो एंजाइम हेलिकेज एक्ट ओवर ओराई एंड अनजिप द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो हेलिकेज एंजाइम होती है वो ओराई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से ओरिजिन हो रही है रेप्लिकेशन की, वहाँ पे एक्ट करती है और अनजिप करती है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, ठीक है। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ये जो 2 स्ट्रैंड है इसको अनजिप करती है। यहाँ पे भी एक फोल्ड होगा, वो फोल्ड खुल गया, तो ये पूरा इतना स्ट्रेट हो गया, अनजिप हो गया। द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय डीएनए हेलिकेज एंजाइम। जो स्ट्रैंड्स होते हैं पहले एक ही में ऐसे मतलब उलझे टाइप के होते हैं, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर उलझा टाइप का हुआ, मतलब एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं इस तरह से कुछ। अरे यार डीएनए का स्ट्रक्चर तो देखा है ना, मतलब वैसा होता है, ठीक है। उलझा एक दूसरे में मतलब मुड़े हुए टाइप के होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको खोल देना, ठीक है। उसको खोलने का काम कौन करता है हमारा, उन 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो यार यहाँ पे जो है थोड़ा बड़ा हो गया डीएनए, ठीक है। अब इतना बड़ा डीएनए था, उसको सेपरेट किया तो ये इतना बड़ा कुछ हमारा निकल के आया, ये अब अनजिप हो गया। इस तरह से समझ में, पहले ऐसा था एक दूसरे में लिपटा हुआ, अब ऐसा हो गया। पीछे का सिकुड़ाई रहा, पीछे का भी आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो, unbind the double helix by breaking the hydrogen bond between complementary base pairs of hydrogen। अब यार ये तो डीएनए है, ये चैन तो है नहीं, ये डीएनए है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से एक दूसरे से अटैच थे, तभी वो एक दूसरे पे मतलब लिपटा हुआ स्ट्रक्चर बन रहा था डीएनए का। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम लोगों को पता है। वो बॉन्ड्स टूटेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बॉन्ड्स टूटेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स वो नाइट्रोजनस बेसेस अलग हो जाएंगे, तभी तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो सेपरेट होगा। जब वो जुड़ा ही रहेगा तो सेपरेट कैसे हो जाएगा, आप ही सोचो यार। ये जो 2 चेन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, पहला जो डायग्राम है देखो इसमें बंद है जिप और दूसरे में खुली हुई है। तो ये सपोज ये जो जिप बंद हो रखी है आपकी, ये जो बंद है, तो ये जो नीचे का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे सब मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तभी उसने इन लोगों को क्या करके रखा है, एकजुट करके रखा है, एक पास करके रखा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए। तो डीएनए भी इसी तरीके से वर्क करता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक होते हैं तो वो मतलब इस तरह से लिपटा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो वो इस तरह से खुल जाता है। इतना समझ में आया। फिर द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय मींस ऑफ एचडी प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रैंड हैं अलग किए गए हैं, इनको स्टेबल भी तो करना पड़ेगा ना किसी तरीके से, इसको स्टेबल भी करना पड़ेगा।
है ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसको स्टेबल करने के लिए, ये अनस्टेबल होगा तो फिर ये सिकुड़ने लगेगा, है ना। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम इसमें HD प्रोटीन का यूज़ करते हैं। ये नाम याद रखना बेटा, ठीक है। HD प्रोटीन क्या होता है? हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको ये हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन होता है, उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो आगे, तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा? HD प्रोटीन तक पढ़ा, ठीक है। समझ में आया उतना आप लोगों को कि पहले हेलिकेज ने क्या किया? अनजिप किया DNA को, एक बार देख लो, अनजिप किया 2 स्ट्रैंड्स को, फिर उसको स्टेबल करने के लिए 2 स्ट्रैंड्स जो थे DNA के, उन दोनों के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस थे, उनके बीच में जो पेयरिंग थी, जो बॉन्डिंग थी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके तभी हेलिकेज अपना काम करेगा, आगे उसको अनजिप कर पाएगा। फिर जब उसने अनजिप किया तो वो अनजिप वाला जो DNA था उसको स्टेबल भी तो रखना होगा ना, वो फिर से जो है मुड़ने लगेगा आपस में। तो उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको अनजिप रखने के लिए हमने HD प्रोटीन का यूज़ किया। HD प्रोटीन का यूज़ हुआ, ठीक है। HD प्रोटीन यानी कि हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब उसके आगे क्या होता है? यहाँ के बाद का स्टेप ये है। अब देखो, अनवाइंडिंग क्रिएट्स टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट बाय फॉर्मिंग मोर सुपर कॉइल्स। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा DNA है, ठीक है, इसमें क्या हुआ? जब ये जो पोर्शन हमने अपना अनकॉइल कर लिया, अब पीछे जो है बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होने लगेगी, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होने लगेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होने लगेगी, सुपर कॉइल होने लगेगा, ठीक है। तो इस सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सुपर कॉइलिंग होने लगी तो टेंशन एक तरह से बढ़ने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पास DNA के स्ट्रैंड वो फाइंड होने लगे, बहुत ज़्यादा पास बहुत ज़्यादा होने लगे। तो उसको रोकने के लिए या उस चीज़ को कम करने के लिए हमें एंजाइम यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ टोपोआइसोमरेज। तो ये था दूसरा स्टेप हमारा, ठीक है, दूसरा स्टेप था हमारा ये। इतना समझ में आया आप लोग भी कि पहले हमने हेलिकेज का यूज़ किया, फिर हेलिकेज के बाद हेलिकेज ने अपना 2 स्ट्रैंड को सेपरेट किया हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अच्छा आपको पता है एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? इससे याद रखना, A डबल बॉन्ड T होता है और G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड C होता है, ठीक है। वो सिग्मा बॉन्ड और वो सब नहीं पढ़ने की जरूरत है अभी आपको यहाँ पे, बस इतना याद रखना, A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा, ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो पूछा जाएगा, में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। ये दूसरा स्टेप जो था हमारा वो समझ में आया। इस तरह से चेन में मैंने आपको इस तरह से चार्ट में मैंने आप लोगों को बना के बताया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। लेट्स कम्स टू अवर Q&A पार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो एंजाइम ग्लू की तरह एक्ट करता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि DNA रेप्लिकेशन में जो एंजाइम ग्लू की तरह एक्ट करता है, उन चर्चा को तो देख के आप लोग बता सकते थे, ठीक है, कि वो ग्लू की तरह एक्ट कर रहे थे। तो उनका नाम क्या था? उन जो ग्लू की तरह जो चर्चा एक्ट कर रहे थे हमारे DNA में, DNA रेप्लिकेशन में, उनका नाम आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है और आंसर दिए बिना जाना मत, ठीक है। क्योंकि यार जितने व्यूज़ आते हैं वीडियोस पे उतने मेरे को कमेंट्स नहीं आते, उतने आंसर नहीं आते हैं। तो मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो तो आंसर भी दे के जाओ, समझ गए? वरना मत देखो वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है। अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, फालतू का दिखावा मत करो कि आप पढ़ रहे हो आप लोग। तो आंसर दिए बगैर मत जाना और शेयर भी करो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है। एंड और 2 जुलाई को जो क्लास होगी हमारी लाइव इंटरेक्शन क्लास, उसे भी ज्वाइन करना, ठीक है। जो वो टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन पे होगी और प्लीज़ ज्वाइन करना, उससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। उससे आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इजीली समझ में आएगा और फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। यार देखो, मैं मतलब 100% श्योर हूँ। अब कोई इंसान आपको 100% एश्योरिटी दे रहा है किसी चीज़ की, तो फिर वो चीज़ क्यों नहीं देखना है यार? क्या जा रहा है? सिर्फ 4 से 6 और वो टाइमिंग पे मत जाओ, 2 घंटे की क्लास, टाइमिंग पे मत जाओ, क्योंकि टॉपिक भी बड़ा है और टाइमिंग कम ज़्यादा हो सकती है। क्या पता आधे घंटे में ही हमारा ख़त्म हो जाए या 1 घंटे में ख़त्म हो जाए या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही मुझे बताना था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।